हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म पढ़ाईशाला पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा में कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं प्रहार सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज से हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की, जिसमें मैं आपको हिंदी के पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा जो 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है? तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है और मतलब जो साहित्य का पोर्शन है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईज़ी पूछ लिया गया है। साहित्य के सवाल थोड़े से टफ हैं, बाकी ग्रामर काफ़ी आसान पूछी गई है। तो ये दोस्तों मैं हूँ, मेरा नाम मोहित है और मैं आपको मूल विधि और हिंदी दोनों प्रहार सीरीज़ में पढ़ाऊँगा, उसके पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट दोनों कराऊँगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। आज का जो हमारा एग्ज़ाम है वो 12 नवंबर वाला हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि 12 नवंबर में जो हिंदी के सवाल पूछे गए थे, वो आपसे सारे डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो पहला सवाल ये है कि इनमें से कौन-सी बोली जो है राजस्थान की बोली नहीं है, यानी कि राजस्थानी बोली नहीं है। अब देखो राजस्थानी बोली कौन-कौन सी होती है? तो राजस्थानी बोली होती है आपकी मारवाड़ी, आपकी मेवाती, आपकी जयपुरी, मालवी और ढूंढानी। ठीक है? मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी और ढूंढानी। तो इनमें से कौन-सी नहीं है? बुंदेली नहीं है। बुंदेली कहाँ बोली जाती है? ये बुंदेलखंड में बोली जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र आपका कहाँ देखने को मिलता है? यूपी का जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है वो और एमपी का हिस्सा। ठीक है? यूपी और एमपी में आपको बुंदेलखंड देखने को मिलता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 कहता है कि प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम था? यानी कि ऐसा उपन्यास जो पूरा नहीं हो पाया। तो उसका नाम था मंगलसूत्र। अब प्रेमचंद के कुछ उपन्यास देख लेते हैं। पहला है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और गबन। ये क्या है? ये इनके उपन्यास हैं। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम और सेवा सदन। कुछ कहानी भी है प्रेमचंद ने जो लिखी है। तो कौन कौन सी? पूछ की रात, कफन, बूढ़ी काकी और दो बैलों की कथा। ठीक है? पूछ की रात, कफन, बूढ़ी काकी और दो बैलों की कथा। सवाल यहाँ से बन सकता है, तो इसलिए मैंने सारी चीजें आपको एक जगह नोट डाउन करा दी हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट करते हुए चलिएगा। तीसरा सवाल ये है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो दोस्तों, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ताकि जो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ताकि संज्ञा का बार-बार यूज़ ना हो, हैं, उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और इसके कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कौन-कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो गुणवाचक किसका भेद है? तो गुणवाचक है मेरे भाई विशेषण का भेद। ठीक है? गुणवाचक विशेषण का भेद है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से कौन-सा शब्द जो है तत्सम है? देखो तत्सम कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत के होते हैं और संस्कृत के शब्दों को हमने हिंदी में ज्यों का त्यों, यानी कि जैसे वो संस्कृत में प्रयोग होते हैं हमने हिंदी में वैसे ही प्रयोग कर लिया है। हिंदी में प्रयोग। और तद्भव कौन से होते हैं? तद्भव सब वो होते हैं जो है तो मतलब संस्कृत के, लेकिन हमने उनका हिंदी में क्या कर लिया है? रूपांतरण कर लिया है, यानी कि हिंदी में अपने अकॉर्डिंग शब्द को गढ़ लिया है। ठीक है? हिंदी में रूपांतरण। तो देखो इसमें पूछा क्या? तत्सम, यानी कि आपसे संस्कृत वाला शब्द पूछा है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो संस्कृत में भी प्रयोग होता है? तो कौन सा है? केतकी। अब केतकी का तद्भव होता है भाई केवड़ा। ठीक है? करेला, करेला तद्भव रूप है, इसको कहते हैं हम कारुवेल। और स्थाई का तद्भव रूप स्थाई ही होता है। ठीक है? बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा है? इंशाअल्लाह खान ने लिखा है। कब लिखा था? 1803 में लिखा था। और इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उदयभान चरित। ठीक है? उदयभान चरित। और अब बढ़ते हैं आगे। लल्लू लाल ने कौन सा लिखा है? लल्लू लाल ने लिखा है बेताल पच्चीसी। माधव सप्रे के राइटर हैं, तो इन्होंने लिखा है एक टोक। और सदा सुखलाल जो है इन्होंने लिखा है सुख सागर। ठीक है? इन्होंने लिखा है सुख सागर। तो समझ आ गया रानी केतकी की कहानी क्या है? इंशाअल्लाह खान ने लिखी है। तो ये किसके ऊपर है? तो ये एक राजकुमारी थी केतकी और एक राजकुमार जो थे उदयभान, उनकी एक काल्पनिक क्या है? प्रेम कहानी है ये। क्या है? प्रेम कहानी। इसलिए इसको उदयभान चरित भी कहा जाता है, प्रेम कहानी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि मतलब ज्यादातर विरोधाभास को प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्धविराम का। कौन से चिन्ह का? अर्धविराम का। मतलब ज्यादातर, मतलब हर, मतलब ऐसा नहीं कि हर सेंटेंस में लागू हो जाएगा, लेकिन हाँ अधिकांशतः विरोधाभास को प्रकट करने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
अगला सवाल है सवाल नंबर 7, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो देखो भारतेंदु ने कौन कौन सी पत्रिकाएं, आपका बाला बोधनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, इनका संपादन किया है। और किसका नहीं किया? भारतेंदु का ही नहीं किया। तो भारतेंदु का किया किसने? भारतेंदु का किया था। 1883 में इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से? वृंदावन से। और इसके संपादक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। कौन है? राधाचरण गोस्वामी। ठीक है, याद रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सहायता। अब एक वचन वाले शब्द कौन कौन से हैं? आपका सहायता हो गया, समाचार हो गया, आकाश हो गया, वर्षा, सत्य, झूठ, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। और बहुवचन में हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, दर्शन, दाम और अक्षत, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप उसका बहुवचन बना के देख लें। जैसे पौधा का बन जाता है पौधे, लड़का का बन जाता है लड़के, पुस्तक का बन जाता है पुस्तकें, और सहायता का सहायता नहीं होता। ठीक है, आपने कभी सुना हो सहायता? कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये एक वचन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, घास और फूस मतलब घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में है देखो द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वो होता है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होने का मतलब क्या है? दोनों पद प्रधान होने का मतलब ये है कि उनका अलग अलग अस्तित्व है। ठीक है, उनका अलग अलग अस्तित्व है। अगर आपको प्रधान शब्द में समझ में नहीं आता, या फिर ये पहचान नहीं कर पाते कि जो प्रधान शब्द है वो कौन से होते हैं, तो आप एक काम करिए, द्वंद्व समास के जो शब्द हैं उनमें बीच में और या लगा के देख लीजिएगा। और या और या। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब देख लेते हैं। देखो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है व्यक्ति जाति भाव के स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्ति, जाति और भाव। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी जाति का बोध कराती है। अब जाति जाति का मतलब होता है जिसके जैसे बहुत सारे, जिसके जैसे बहुत सारे, यानी कि जिसके जैसे बहुत सारे, यानी कि हमें एक ही आदमी देखने को नहीं मिलता, हमें ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं। और जैसे मान लो आप शिक्षक की बात करें, तो शिक्षक मैं अकेला थोड़ी हूँ, हैं? मेरी टीम में मोहक सर हैं, स्पर्श सर हैं, मोहित सर, अक्षित यादव सर हैं, प्राची मैम है, तो ये क्या है? सारे शिक्षक हैं। तो यानी कि ये इनकी क्या है? एक से ज़्यादा लोग हैं, यानी कि इसकी क्या है? एक जाति है। ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो देखो, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन-कौन से? एक होता है आपका कर्तरी वाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य और एक होता है आपका भाववाच्य। अब इसमें आती है प्रधानता की, यानी कि कर्तरी वाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। तो यानी कि यहाँ पे किताब कौन पढ़ता है? किताब पढ़ता है राम। तो राम क्या है? कर्ता। कर्ता वो होता है जो काम करता है। तो इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? इसमें कर्तरी वाच्य, यानी कि इसमें कर्ता प्रधान है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होगा वहाँ कर्मवाच्य होगा, और जिस सेंटेंस में भाव की प्रधानता होगी वहाँ पे कौन सा वो होगा वाच्य? वहाँ पे भाववाच्य होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो गुलेरी जी ने कौन सा पत्र संपादित किया था? समालोचन। अब देख लेते हैं, भारत मित्र किसने किया था? ये किया था पंडित हरमुकुंद शास्त्री जी ने। ठीक है, और नागरी नीरद किसने किया था? ये किया था बद्री नारायण भार्गव जी ने। और माधुरी ये किया था विष्णु नारायण भार्गव जी ने। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? देखो खर को किसको कहते हैं? गधे को। अब गधे के पर्यायवाची देख लेते हैं। इसको शीतला वाहन भी कहते हैं, इसको खर भी कहते हैं, इसको धूसर भी कहते हैं और इसको वैशाख नंदन भी कहते हैं। ठीक है, तो गधे के सारे पर्यायवाची मैंने यहाँ लिख दिए हैं। रावण को हम दशानन भी कहते हैं, लंकेश भी कहते हैं और लंकापति भी कहते हैं। मूर्ख को आप जानते हैं, मूढ़ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं और अनाड़ी भी कहते हैं। कुंठित, हताश और हतोत्साह। ठीक है, ये क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अथ का विलोम है? तो अथ का क्या होता है? अथ का होता है इति। देखो अथ माने होता है किसी चीज की शुरुआत करना, और इति का मतलब होता है समाप्ति। ठीक है, और अर्थ का हो जाएगा आपका अनर्थ। ठीक है, और अंत का हो जाएगा आपका आदि। आदि का मतलब भी क्या होता है? आदि का मतलब भी होती है शुरुआत। हमें देखो ऐसा ना, अब आप कहेंगे कि भैया आदि और अंत में डिफरेंस क्या है, या फिर इति में है और अंत में मतलब वो क्या है, डिफरेंस क्या है? तो देखो सेंटेंस मतलब जो हम क्या करते हैं रिलेट कर पाते हैं, यानी कि अगर किसी भी शब्द का अगर आपसे तत्सम में विलोम पूछता है तो उसका जो आंसर होगा वो हम तत्सम में ही देंगे।
और अगर आपका तद्भव में पूछा है तो हम उसका आंसर तद्भव में ही देंगे, यानी कि जिस जाति का शब्द बिलोंग करता है उसी जाति का हमें विलोम बताना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस का सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास जी को। तो सूरदास जी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, और जिसमें कौन से रस की प्रधानता देखने को मिलती है? आपसे वत्सल रस की प्रधानता देखने को मिलती है। और ये वात्सल्य रस होता क्या है? तो ये वात्सल्य होता है यानी कि जो बच्ची के लिए जो प्रेम होता है, बच्ची के लिए प्रेम। ठीक है, ये वात्सल्य रस होता है। ठीक है, श्रृंगार रस इसमें प्रेम की प्रधानता होती है, प्रेम की प्रधानता। ठीक है, ये श्रृंगार रस होता है। तो इसको में जो सूरदास जी हैं उन्होंने कौन कौन से रस का प्रयोग किया है? श्रृंगार रस का और वत्सल रस का, यानी वात्सल्य रस का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? ठीक है, तो देखो इसमें किसमें नहीं है? बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, इसमें कर्मवाच्य की प्रधानता नहीं है। तो इसमें किसकी है? इसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता। तो ये कैसा है? ये कर्तरी वाच्य है, कर्तरी वाच्य। ठीक है, ये बात। दोपहर के बाद का समय एक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो देखो दोपहर के बाद के समय को कहते हैं अपराह्न। ठीक है, और सुबह के समय को कहते हैं पूर्वाह्न, और दोपहर के समय को कहते हैं मध्याह्न। ठीक है, और बिहान ये नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता। कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस है? तो कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। ठीक है, चलते हैं अगले शब्द की तरफ, अगले सवाल की तरफ। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो किसके हैं? जलज। अब जलज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो जलज, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, जलज। देखो जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला, और जाल मतलब जल में, यानी कि जो जल में जन्म लेता है। कौन? कमल भी जन्म में मतलब जल में जन्म लेता है। ठीक है, मोती भी आपको जल में ही मिलता है, और पानी में उत्पन्न होने वाली ऐसी कोई भी चीज, तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं जलज, यानी जल में जन्म लेने वाला। सवाल नंबर 20, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने और क्या-क्या लिखा है? इन्होंने सूर साहित्य लिखा है, और हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, इसको भी लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को लिखा है, और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको भी लिखा है। ठीक है, याद रहेगा। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल कौन, किस मतलब इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। सवाल नंबर 21 क्या कहता है? सवाल नंबर 21 कहता है वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार बनाइए। तो ये सर्वनाम क्या है? इसमें होगा निश्चयवाचक, यानी कि वे आम के पेड़ हैं तो निश्चित हैं। कैसे हैं? निश्चित हैं। तो अब देखो निश्चयवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? आपका ये, वे, यह, वह, उस, इस, ये सारे किसके हैं? ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जाके प्रियन राम वैदही ताजिए ताहे कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। तो ये किसकी प्रसिद्ध ये उक्ति है, यानी कि ये किसकी लाइन है? ये है तुलसीदास जी की। ठीक है, ये तुलसीदास जी ने लिखी है। तरल का विलोम शब्द है, तो देखो तरल का होगा ठोस। तरल का मतलब होता है पतला। ठीक है, आप इसको कह सकते हो लिक्विड, इंग्लिश में बोलूं तो। और कठोर का मतलब होता है सॉलिड, या हाँ ठोस। ठीक है, तो तरल का शब्द क्या होगा? ठोस विलोम। हिंदुस्तानी भाषा का क्या मतलब स्वरूप क्या है, रूप क्या है इसका? तो ये हिंदी उर्दू का मिक्सर है, हिंदी उर्दू का मिक्सर है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? है तो कौन सा शब्द नहीं है तद्भव? कार्य नहीं है। कैसे? देख लेते हैं। देखो कार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है? इसका तद्भव रूप है काज। ठीक है, कथानिका तत्सम शब्द है, इसका हिंदी रूप मतलब इसका तद्भव रूप है कहानी। काष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण है काष्ठ है, तद्भव रूप है काष्ठ। और कसौटी ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या है? कश पट्टिका। ठीक है, क्या है? कश पट्टिका। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो किसमें नहीं है? विरासत में नहीं है। देखो उपसर्ग में होता क्या है? उपसर्ग होते हैं जो शब्द से पहले लग के उसका अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ये उपसर्ग हैं। और प्रत्यय कब लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं शब्द के बाद में। तो होता क्या है, अगर जैसे मान लो किसी भी शब्द में मैं उपसर्ग लगाता हूँ, तो उसमें एक तो शब्द में उपसर्ग होगा, और प्लस उसमें मूल शब्द छिपा होगा, यानी कि मूल शब्द वो होते हैं जिसका खुद में अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, अब जैसे आप विरासत को देखते हैं, विरासत, तो
अगर मैं इसमें से वी अलग कर देता हूँ, तो ये रासत रासत शब्द रह जाता है, जबकि रासत शब्द का कोई अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है? तो उपसर्ग को अलग करने के बाद मूल शब्द बचना चाहिए और जिसका अपना खुद का एक अर्थ हो, ठीक है? तो किसमें नहीं है? विरासत शब्द में उपसर्ग नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल को कृष्ण कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इनकी कौन सी कृति है? इनकी कृति है अपूर्वा। कौन सी? अपूर्वा है। कब? 1986 में इन्होंने ये लिखी थी और इन्होंने एक किताब और लिखी है जिसका क्या नाम है? युग की गंगा, ठीक है? युग की गंगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो आप ये कौन इसमें दे रखा है, ये कैसा सर्वनाम है? यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, तो किससे? अर्धमागधी से। अब मैंने यहाँ पे सारे आपको जितने भी मतलब जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ है वो मैंने सारा लिख दिया है। देखो, सौर सैनी से किसका विकास हुआ है? सौर सैनी से हुआ है आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, ठीक है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। अर्धमागधी से किसका हुआ है? आपका पूर्वी हिंदी का, ठीक है? जैसा इस सवाल में पूछा गया है। मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ है? बिहारी हिंदी और बंगला, उड़िया, असमिया, ठीक है? बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। और खस से हुआ है पहाड़ी हिंदी का। और पैसाची से हुआ है लहंदा और पंजाबी का। और ब्रांचड़ से सिंधी का और महाराष्ट्र से मराठी का, ठीक है? सारी चीजें क्लियर है, ठीक है? सारी भाषाएं मैंने आपको यही नोट करा दी, इन किस भाषा का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है। सवाल नंबर 31। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो एक क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया, ठीक है? कैसी है? सकर्मक क्रिया। अब देखो, अकर्मक और सकर्मक में आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। अकर्मक वो क्रिया होती है जिनमें कर्म नहीं होता और सकर्मक क्रिया वो होती है जिनमें कर्म होता है। देखो, आ का मतलब है नहीं, कर्म का मतलब कर्म, सा का मतलब सहित और कर्म का मतलब कर्म, यानी कि जो कर्म सहित हैं वो सकर्मक होंगे और जो कर्म रहित हैं वो अकर्मक। सवाल नंबर 32। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग गई कई गई चोट। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। सवाल नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो उदार का क्या होता है? कठोर। उदार मतलब होता है दयालु व्यक्ति, ठीक है? उदार मतलब दयालु, कठोर माने कठोर व्यक्ति। जिन समासों में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम द्वंद्व समास। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है? प्रधान होते हैं, यानी दोनों शब्दों का अपना अलग अलग एग्जिस्टेंस होता है। सवाल नंबर 35। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, बाकी इससे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाकी और सवाल। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? तो हिंदी कैसी है? हमारी राजभाषा है हमारी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भारत में काफी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हमने हिंदी को राष्ट्रभाषा न डिक्लेयर करके क्या कर दिया? राजभाषा, यानी कि जो कामकाज की भाषा है उसको, ठीक है? तो आज के सवाल या आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? और बाकी जो और भी लगभग 120 सवाल हैं, 40 हाँ 120 सवाल हैं, जिसमें 35 को हटा दिया जाए तो लगभग 100 सवाल बचेंगे। तो 35 मैंने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं वो मैंने यहाँ पे लिए नहीं है। और बाकी अगली क्लास में हम 12 नवंबर की जो तीनों शिफ्ट हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद।